इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का HBSC क्वेश्चन पेपर 2018 का सेट डी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो किस पर डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, किस तरह से देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं तो 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है? नहीं है। कहीं पर भी प्रोडक्ट है? वो भी नहीं है। केवल क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। तो जो हाफ लाइफ टाइम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कलर्ड। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 4 ऑप्शंस गिवन हैं और इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड है। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए, अगर हम Cu2Cl2 को चेक करते हैं तो यहाँ पर कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा 3d10 रहेगा, स्कैंडियम का 3d0 रहेगा, जिंक का 3d10 रहेगा और टाइटेनियम का 3d1 रहेगा। तो हमने कलर्ड कंपाउंड की कंडीशन क्या पढ़ी है कि जहां पर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वहां पर कंपाउंड कलर शो करेगा, वहां पर उस एलिमेंट के द्वारा बना हुआ कंपाउंड कलर शो करेगा। बाकी जिसमें डी फुलफिल हो या डी वेकेंट हो वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पर्पल कलर टाइटेनियम के द्वारा शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग सेम। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनमें क्या सेम होता है? तो हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगी टाइम इनवर्स। क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स। ये देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे दे देते हैं, सेकंड इनवर्स दे दिया तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड ही तो है, तो इसे टाइम इनवर्स कह दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर की मोलैरिटी रहेगी 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ। ये हमारे पास कंपाउंड है, आप चेक कीजिए। जो क्लोरीन है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जबकि SO3H एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे और यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन पर क्लोरीन है तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले ये आएगा 4 क्लोरो। फिर बेंजीन, पेरेंट कार्बन चेन, बेंजीन आ गया। और ये जो ग्रुप हमारे पास है वो क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज। हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट रिएक्शन गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है और प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट यहाँ पर बताना है तो देखिए, बेंजीन पर CHCl2 अटैच है। ध्यान से इसको चेक करना है, CH2Cl नहीं है, ये CHCl2 है। तो यहाँ पर अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं 373 केल्विन के प्रेजेंस में तो हम ये सोचेंगे कई बार कि ये पूरा ग्रुप हट जाए और यहाँ पर OH आ जाए तो भी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा? सबसे पहले फॉर्मेशन होगा CH और 2 OH यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अब हमने बुक्स में पढ़ा है, रेफरेंस बुक्स में भी पढ़ा है कि जो एक कार्बन है उस पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और CHO यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन। हमें 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, इनमें हमें आइसोमेरिज्म बताना है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर NO2 काउंटर आयन है और यहाँ पर NO2 अंदर आ गया है और एक क्लोरीन जो अंदर था वो बाहर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आयन सी तो चेंज हुए हैं। देखिए ये आयन सी तो चेंज हुए हैं, पहले यहाँ पर आयनिक फॉर्म में NO2 था, अब यहाँ पर आयन सी फॉर्म में क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा आयोनिक आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। हमें यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन पेपर में। तो C2H5O C2H5 2HI के साथ रिएक्शन कर रहा है 373 केल्विन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा C2H5 के साथ अटैच हो जाएगा I। ठीक है, और C2H5O के साथ अटैच हो जाएगा H। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें यहाँ पर एल्कोहल्स और फिनॉल्स गिवन है और इनका एसिडिक नेचर हमें बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए हम जानते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो फिनॉल है, जो एरोमेटिक एल्कोहल है, वो हाईली एसिडिक होता है एलिफेटिक एल्कोहल की अपेक्षा। ठीक है, अब केवल एलिफेटिक की बात कर लें क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इन दोनों वीक एसिड में पता कर लेते हैं कौन ज़्यादा वीक है। तो आप चेक कीजिए, जो प्राइमरी एल्कोहल रहेगा, ये दोनों ही प्राइमरी एल्कोहल हैं, लेकिन ये स्मॉलर ग्रुप के साथ है तो ये हाईली एसिडिक रहेगा। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी इसकी, तो 4th पोजीशन पे ये हो जाएगा सबसे कम एसिडिक। उसके बाद हमारे पास 3rd पोजीशन पे ये है, 2nd पोजीशन पर फिनॉल है। और क्योंकि फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप अटैच है, क्या है? नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देता है, एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है, इसलिए ये हो जाएगा फर्स्ट पे। मतलब सबसे कम है हमारे पास इथेनॉल, फिर है मीथेनॉल, फिर है फिनॉल, फिर है पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इन विच मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप चेक कीजिए, इनमें से हमें ये चेक करना है कि कौन सा लिगेंड है जो न्यूट्रल है। आप चेक कीजिए, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, यहाँ पर -2 दे रखी है और यहाँ पर -3 दे रखी है। और लिगेंड स्पीसीज भी बिल्कुल चार्ज स्पीसीज है, CN है, Cl है, H2O। बेशक यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन यहाँ पर 3 पॉजिटिव तो दे रखा है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो आयरन की रहेगी, क्योंकि जो CO है ये क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, इसकी भी 0 रहेगी और कोई भी इस पर चार्ज स्पीसीज नहीं है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म है want ऑफ फैक्टर। इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये एक रेशियो है, want ऑफ फैक्टर क्या है? एक रेशियो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का। सेकंड टर्म है मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V और जो वॉल्यूम है वो हमें लीटर में लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का हमें इंपॉर्टेंस बताना है। देखिए द मेन रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन, जो मेन रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इज टू स्टार्ट द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करना। रिएक्शन को अगर स्टार्ट करना है तो वहाँ पर जो एनर्जी हम देंगे वो कौन सी रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। बाई अरेंजिंग द रिएक्टेंट, अब देखिए रिएक्शन को स्टार्ट करके रिएक्टेंट को अरेंज करता है अप्रोप्रिएटली एंड ब्रेकिंग देयर एग्जिस्टिंग बॉन्ड। और एक्टिवेशन एनर्जी करती क्या है, जो रिएक्टेंट में एग्जिस्ट करते हैं बॉन्ड उनको ब्रेक करती है, ठीक है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी हाईली रिक्वायर्ड होती है। डिफाइन फ्यूल सेल, गिव वन यूज। फ्यूल सेल को डिफाइन करना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। देखिए दो सेल्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सभी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अगर हम फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, अगर हम फ्यूल्स का कंबशन करते हैं, और वो फ्यूल्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है, इसका अगर हम कंबशन करते हैं तो ये कंबशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स। और जो हमारे पास मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल है वो कौन सी है, द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल H2O2 सेल यूटिलाइज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। तो वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी फ्यूल सेल यूज करते हैं, H2O2 फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है आपको, और गिवन है E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है कॉपर के लिए प्लस 0.34 वोल्ट, और यहाँ पर सिल्वर के लिए। अब आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर के लिए तो रिडक्शन की बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो अपोजिट होता है रिडक्शन का, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केवल इतना सा ही अंतर होता है जिसकी वजह से न्यूमेरिकल गलत होता है। Ag टू Ag1 पॉजिटिव, और यहाँ पर है Ag1 पॉजिटिव टू Ag, तो यहाँ पर ये रिडक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो रिडक्शन में पॉजिटिव हो गया। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, E0 शेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड हमारे पास क्या है, लेस रिएक्टिव, Ag1 पॉजिटिव टू Ag, इसकी वैल्यू हमारे पास है प्लस 0.80, और कॉपर की हमारे पास वैल्यू है 0.34, क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूले की तरफ से है तो माइनस साइन आप यूज करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया माइनस 0.34, क्योंकि 0.34 तो प्लस है ना, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.46। अगर हमारे पास प्लस वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन फिजिबल है, मतलब वो रिएक्शन विदाउट एनी वर्क डन कंप्लीट हो जाएगी। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द मिजिबिलिटी ऑफ इथॉक्सी इथेन इन वाटर। आप ये कैसे बताएंगे कि जो इथॉक्सी इथेन है वो वाटर में मिजिबल है। देखिए दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ईथर एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर में सॉल्युबल है, इसके लिए बताया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रीजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन होता है जो ईथर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। जो इसेंशियली डिफरेंस है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में वो बताना है। व्हाट इज मीन्ड बाय पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की पायरानोज स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना है। द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म है वो डिफर होती है, एक दूसरे से भिन्न होती हैं ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। केवल हाइड्रोक्साइल ग्रुप का जो कॉन्फिगरेशन होता है वो चेंज होता है, उसकी वजह से ही दोनों की दोनों ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चेंज होती है। दैट इज लेफ्ट इन बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो होता है, बीटा ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके लेफ्ट में OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसके लेफ्ट में होता है, और अल्फा में राइट में होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी हम चेक करेंगे। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज। पायरानोज का मीनिंग क्या है हमारे पास, जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा ग्लूकोज हो, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, पायरानोज। इन एनालॉजी विद पायरान, पायरान इन ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एटम, और इस साइकिल में एक तो ऑक्सीजन एटम रहेगा और 5 कार्बन रहेंगे रिंग के अंदर, एक कार्बन बाहर रहेगा आउट ऑफ रिंग ए, और 5 कार्बन रहेंगे रिंग के अंदर। अब इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं। देखिए तो पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज की, तो अल्फा में आप चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर राइट साइड में OH ग्रुप है। इसेंशियल जो डिफरेंस है अल्फा और बीटा के बीच में वो देखिए, फर्स्ट कार्बन में जो बीटा ग्लूकोज है उसके लेफ्ट में OH ग्रुप है और अल्फा में राइट में OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। अब अगर हम बात करें पायरान के लिए, तो पायरान की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में कुछ इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो थ्योरी में आपको लिखवाया गया है वो है कि यहाँ पर रिंग के अंदर एक तो ऑक्सीजन एटम रहेगा और पूरी रिंग में 5 कार्बन रहेंगे, छठा कार्बन आउट ऑफ रिंग रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा ग्लूकोज के लिए हो चाहे बीटा ग्लूकोज के लिए हो, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे कॉमनली, पायरान। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है SN1 और SN2 को मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल भी देंगे। देखिए अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि ये जो रिएक्शन है SN1 ये 2 स्टेप में होती है, एंड रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो रेट है रिएक्शन का वो केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, केवल एक ही रिएक्टेंट, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, केवल एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब मैकेनिज्म क्या है, इन फर्स्ट स्टेप एल्काइल हैलाइड अंडरगोज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज प्रोड्यूस कार्बोएनाइन या कार्बोनियम आयन एंड हैलाइड आयन। तो यहाँ पर चेक कीजिए हमारे पास यहाँ मैकेनिज्म है जिसमें एल्काइल हैलाइड में बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कार्बोनियम आयन, ठीक है, इसे कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल रैपिडली कंबाइंस विद कार्बोनियम आयन टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तुरंत सेकंड स्टेप जो रहेगा हमारे पास वो देखिए, इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा,
OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का रैपिडली अटैक रहेगा, ठीक है, और ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा और यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है SN1 रिएक्शन, जिसकी थ्योरी के साथ साथ हमने एग्जाम्पल को भी चेक कर लिया। SN2 रिएक्शन चेक करते हैं, देखिए इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में हो जाती है कंप्लीट, एंड द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। और ये जो रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया कि जो इस रिएक्शन की रेट है, जो स्पीड है, वो दोनों ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। टू का मतलब यहाँ क्या है, बाइमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, ठीक है। In this process, nucleophiles attack the partially positive carbon of carbon X bond of the substrate alkyl halide from the backside of carbon X bond and the leaving group X negative depart simultaneously। देखिए इसमें दोनों काम एक साथ ही होते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, लेकिन किस पर, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर। वो जो कार्बन है पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पार्शियली पॉजिटिव है। जब एक्स बॉन्ड टूट रहा होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, वो अपना बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास जहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट है, इसको देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे दो स्टेप है, लेकिन ये सिंगल स्टेप है। ये बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट में, जहाँ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ से हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच हो जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे पास SN2 रिएक्शन की। गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। गाटमान रिएक्शन फर्स्ट है, इसमें हमारे पास रिएक्शन के बने देखिए, जहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा HCl के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हेलोएरिन, क्लोरोबेंजीन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा है। और अगर दूसरे पॉइंट से चेक करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी हम इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कार्बाइलामीन रिएक्शन। अब क्योंकि इसमें केवल ये कहा गया है कि केमिकल इक्वेशन ही देनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है, तो केमिकल इक्वेशन ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसमें एनिलीन जो हमारे पास है इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ से हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल रहा है। और ये जो कार्बाइलामीन रिएक्शन है ये आइसोसाइनाइड टेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में है अमोनोलिसिस, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं। एक्सेस अमाउंट में अमोनिया लिया है तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा और NH4Cl ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि हमें जानते हैं कि अमोनोलिसिस के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सभी टाइप के अमीन्स यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 इज रिएक्टेड विद H2S KiFeSO4। अगर हम एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2S Ki और FeSO4 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। हम आयनिक इक्वेशंस यहाँ पर NCERT बुक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए H2S के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर H2S के साथ रिएक्शन होते ही सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और क्रोमियम का रिडक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से यहाँ पर आयोडाइड आयन -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि इन रिएक्शंस की लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आयनिक रिएक्शंस आपको याद नहीं रह पाएंगी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। थर्ड में FeSO4 है जो कि Fe2 पॉजिटिव है, फेरस है, इसको फेरिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम ने खुद का रिडक्शन कर लिया और आयरन का ऑक्सीडेशन कर दिया। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एक्सप्लेन। अब देखिए रीजन क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज स्मॉल साइज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो स्मॉल साइज्ड एटम्स होते हैं कैन इजीली ऑक्यूपाई पोजीशंस इन द वॉइड्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखिए जैसे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की सरफेस है तो ये एटम्स हैं, ठीक है। अब ये एटम्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड। इन वॉइड्स को स्मॉल एटम्स फिल कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। जब इन वॉइड्स को ये फिल कर देते हैं तो ये दोनों मिलकर इकट्ठे क्या बोले जाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डिस्कस 5 यूजेस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 यूजेस लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर यूजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट है टाइटेनियम इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स। तो टाइटेनियम का हमने यहाँ पर यूज देख लिया कि जो प्लेन की कंस्ट्रक्शन में और स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। सेकंड है इलेक्ट्रिकल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मेटल टंगस्टन। देखिए जो बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, उनमें जो टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज ही तो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका यूज ही तो है। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए कंपोनेंट इन ड्राई बैटरी सेल। जो हमारे पास ड्राई बैटरी सेल होती हैं उसमें एक कंपोनेंट की तरह मैग्नीज डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल यूज्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एज कैटलिस्ट। हम बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे पैलेडियम, निकल और प्लेटिनम का यूज करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है तो उसमें भी हम पैलेडियम मेटल या प्लेटिनम या निकल, इन तीनों में से किसी को भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय। अगर हमें अलॉय फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए भी हम डिफरेंट टाइप ट्रांजिशन मेटल्स यूज करते हैं। सेकंड है यूजेस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सीरियम सॉल्ट आर यूज्ड इन डाइंग कॉटन एंड ऑल्सो एज कैटलिस्ट। जो सीरियम सॉल्ट्स हैं उनको हम कॉटन को डाई करने के लिए यूज करते हैं और कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज करते हैं। लेंथेनॉइड कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। लेंथेनॉइड कंपाउंड्स को भी हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एंड पेट्रोलियम क्रैकिंग। और पेट्रोलियम क्रैकिंग में भी हम लेंथेनॉइड्स कंपाउंड यूज करते हैं। थर्ड है थोरियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। थोरियम को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फोर्थ है यूरेनियम इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, इन मेडिसिन ईटीसी। मेडिसिन में या ग्लास इंडस्ट्री में यूरेनियम का यूज किया जाता है। फिफ्थ है प्लूटोनियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड इन एटॉमिक बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब्स में और एटॉमिक रिएक्टर्स में हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। हमारे पास 3 एसिड्स गिवन है, CH3COOH, HCOOH, C6H5COOH। इसमें हमें कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का।
अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक है लेकिन कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर अटैच नहीं है। आर स्ट्रॉन्गर एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। देन अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक, ये जो एलिफेटिक हमारे पास है इसमें कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी अपेक्षा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है जी। बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, इसलिए जो बेंजोइक एसिड है ये एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। फर्दर सिंस फॉर्मिक एसिड डज नॉट कंटेन एल्काइल ग्रुप, अब इस फॉर्मिक एसिड को देखिए, इसमें एसिटिक एसिड में कम से कम एक एल्काइल ग्रुप तो है, इसमें एल्काइल ग्रुप भी नहीं है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये इस एरोमेटिक जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। फर्दर सिंस फॉर्मिक एसिड डज नॉट कंटेन एनी एल्काइल ग्रुप, देयरफॉर इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मिक इज ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट रिएक्शंस गिवन है, जहाँ बेंजीन के साथ COHCl की रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर होगा। कौन सी रिएक्शन है ये, गाटरमान कोच रिएक्शन। यहाँ पर चेक कीजिए, एसिड क्लोराइड है हमारे पास, एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी, मतलब रिडक्शन होगा पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास है रोजनमुंड रिडक्शन, यहाँ से भी बेंजल्डिहाइड ही प्रिपेयर होगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, फर्स्ट है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, the carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with hydrogen followed by heating with potassium or sodium hydroxide in high boiling solvents such as ethylene glycol। अब देखिए ये हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन के साथ होती है इसकी रिएक्शन NH2NH2 फॉलोड बाई हीटिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेसिक मीडियम है और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस है, तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप जो CO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसलिए कहा गया है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन्स के बीच में होती है, देखिए यहाँ पर हमने CH3CHO और CH3CH2CHO NCERT के अकॉर्डिंग ही एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ये जो पहले 2 प्रोडक्ट हैं ये सिंपल एल्डोल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एल्डोल को, और ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं ये क्रॉस एल्डोल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है NCERT बुक के अकॉर्डिंग, जहाँ पर सिंपल एल्डोल भी फॉर्मेशन होगा और क्रॉस एल्डोल भी फॉर्म होगा। में लास्ट रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमीन्स विद SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया है SnCl2 और HCl की हेल्प से। अब इस एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, नाइट्राइल के साथ कराते हैं, और नाइट्राइल को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इमीन में कन्वर्ट कर देगा। इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टेफन रिएक्शन है, जिसके NCERT में ये थ्योरी गिवन है और उसके साथ ये एग्जांपल भी गिवन है। इसे आप एलिफेटिक के लिए भी लिख सकते हो और एरोमेटिक के लिए भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने इस कोड के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझ में आए होंगे। अगर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।